मॉर्निंग बच्चों, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि ऑडियो से रिलेटेड, इसलिए मैंने ये वीडियो वापस शूट किया है। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज नेम्ड एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इन लीगल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें सेट ऑफ रूल्स है जो कि बहुत प्रॉपर्ली फ्रेमवर्क हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फंक्शंस होते हैं? एक तरीके को हमें ड्यूटीज देता है, पावर देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, ताकि गवर्नमेंट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके और उससे काफ़ी हेल्प हो रूल करने की। साथ ही साथ हमें एक दायरे में बांधता है कि हम एक प्रॉपर रूल या लॉ फॉलो करके अपनी लाइवलीहुड जिए ना। इसमें जो तीन बड़े जो गवर्निंग बॉडी होती है वो होती है, एक लेजिस्लेटिव, दूसरी जुडिशियरी, तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव। पहले भी समझा चुका हूँ क्या होते हैं ये लेजिस्लेटिव, द पर्सन हु यू इलेक्ट एज योर लीडर, जुडिशियरी कानून व्यवस्था या फिर जो कोर्ट, थर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव, द गवर्नमेंट ऑफिशियल, द ऑफिसर्स, ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, अब ये तीनों मिलकर हमारी गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली रन करते हैं और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से लिंक जोड़ते हैं बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। ओके, इंस्पायर भी करता है इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली, और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे आइडियल्स, हमारे वैल्यूज, हमारे कंट्री के आइडियल्स एंड हमारे कंट्री के वैल्यूज, ये दोनों रिफ्लेक्ट होते हैं थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? नीड इसलिए पड़ती है ताकि इन तीनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, इनके बीच लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। अगर इन तीनों के बीच अगर प्रॉपर बैलेंस बना हुआ नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन द गवर्निंग बॉडीज, देन सिचुएशन आती है सिचुएशन ऑफ मोनार्ची। मोनार्ची क्या होता है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर द सुप्रीम पावर जो होती है वो किसी एक पर्सन के पास में होती है, वो बिना किसी कंसल्टेंट किए वो किसी भी टाइप का लॉ कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकता है, किसी भी टाइप का रूल इम्प्लीमेंट कर सकता है, चाहे वो सिटीजन के लिए अच्छा हो, गलत हो, सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाता है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज मोनार्ची। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये इन तीनों गवर्निंग बॉडीज के बीच में कॉन्फ्लिक्शन होगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी अ सिचुएशन व्हिच इज कॉज होगी जिसको हम मोनार्ची के नाम से जानते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताता है, या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द राइट्स के लिए। आपको मैंने क्लास 9 में पूरा एक चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो वो हमें कौन देता है? हमें कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया? तो सिर्फ उन्होंने आपस में मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, काफ़ी कंसल्टेशंस की, बहुत सारे अदर कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े, उनसे हेल्प लेकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उसमें से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया है, वेयर एज जो हमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। वेयर एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किया वो कहाँ से लिया? हमने फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स भी बहुत अच्छे से पढ़े थे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको बता देता हूँ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज को सब डिवाइड किया जाता है। सब डिवाइड इन द सेंस जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडीज तक। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तीनों चीज फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किसी दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके हमने उनसे लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले आप पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीडर्स थे उन्होंने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनने का प्रोसीजर क्या था कि जो उस समय 1946 में हमारे ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, तो उन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लीडर सिलेक्ट किए गए और उनको इलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिस पर हमारे इंडियन लीडर्स हैं उन्होंने भी एक उनके और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। नाउ एट द टाइम जब 1946 जुलाई में ये क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, विच वाज नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान इन जुलाई 1946। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 9 जुलाई 1946 में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट हुए थे। अब एट द टाइम ऑफ जब उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय कितने मेंबर्स लिए गए थे? 292 मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड 93 मेंबर्स फ्रॉम द नेटिव प्रिंसली स्टेट्स। अब मैं आपको प्रोविंशियल असेंबलीज के बारे में बता दें। प्रोविंशियल असेंबलीज या वो प्लेसेस थी, वो सिटीज थी या वो स्टेट्स थे जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। वेयर एज द नेटिव प्रिंसली स्टेट्स ऐसे स्टेट्स थे जहां पर जो उस समय के जो राजा महाराजा थे वो रूल कर रहे थे। वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल नहीं था बल्कि इनडायरेक्ट रूल था। ये समझ में आया? अब इसके आगे बढ़ते हैं कि 292 प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर थे, वेयर 93 नेटिव प्रिंसली के। अब इसमें से मैंने आपको पिछले लास्ट ईयर जब मैं आपको 9th में पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था हमारे नेटिव प्रिंसली स्टेट कौन कौन से थे एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले। तो उसमें से मैंने आपको बताया कश्मीर था, हैदराबाद था, पटियाला था। ये सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर नेटिव प्रिंसली स्टेट या फिर वहाँ उनके राजा महाराजा का रूल था। उसी में मैंने बताया था एमपी में ग्वालियर जो था वो भी प्रिंसली स्टेट, नेटिव प्रिंसली स्टेट्स में से एक था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था बल्कि इनडायरेक्ट रूल था। यहाँ पर राजा एंड महाराजा का रूल था ग्वालियर में। ओके, तो उस समय 398 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इंक्लूडिंग 4 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब सिलेक्ट कैसे किया था कि ये 293 हमें प्रोविंशियल असेंबलीज में से और 93 नेटिव प्रिंसली स्टेट्स ये कैसे चुने थे? जहां पर भी पॉपुलेशन 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा हो वहां से हमने एक एक मेंबर या फिर एक लीडर जो सब प्रॉमिनेंट लीडर्स थे ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट या फाइटिंग मूवमेंट या फिर नेशनल मूवमेंट, वहां से हमने ये लीडर्स को हमने चुना था फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन लीडर्स ने जब जो कैबिनेट मिशन प्लान बना था 1946 में, पर लेकिन जब पार्टीशन हुआ 1947 में, जब पार्टीशन हुआ तब मुस्लिम लीग के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इस असेंबली में उन्होंने इस असेंबली में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एज अ रिजल्ट उसके बाद कितने मेंबर्स रह गए? ओनली 299 मेंबर्स रह गए थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल मूवमेंट से रिलेट करती है जिसको कि लेड किया था बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने 1895 में स्वराज बिल प्रिपेयर किया था और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट था महात्मा गांधी जी का जिसमें को मैं रीड कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी एज पर द विशेष ऑफ द पीपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से इस तरीके से फ्रेमवर्क होना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए कि उसमें एक एक इंडिविजुअल का ध्यान रखा जाए एज वेल एज जैसे इंडियन की विशेष है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए या जो इंडियन लीडर उस समय थे जैसी विश थी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बने। एसोसिएटेड थे फ्रीडम मूवमेंट्स में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो गेव द वैल्यूएबल गाइडेंस। इसके साथ साथ फ्रैंक एंथनी
एंथनी जिन्होंने एंग्लो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, एज वेल एज एच.पी. मोदी जिन्होंने पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था। साथ ही आलदी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। साथ ही सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित जिन्होंने एज ए वुमन लीडर रिप्रेजेंट किया था, एंड बी.एन. राव एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हेड हुई थी, जहां पर उस मीटिंग को हेड करने के लिए चेयरमैन किसको इलेक्ट किया था? सच्चिदानंद जी को। ऑन 11 दिसंबर 1946 को पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चेयरपर्सन एंड चेयरमैन इलेक्ट किया था। पूरे 2 साल 2 महीने और 18 डेज में, और इस दौरान 166 मीटिंग और 11 कन्वेंशन के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। अब 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, जिसमें से सिर्फ हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन प्रोविजन जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, इंटर्म पार्लियामेंट, इनको इमीडिएटली अडॉप्ट कर लिया था। वेयर जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे वो हमने 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया था। इसीलिए इस डेट को एज ए प्रोमलगेशन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो हमारे सेंट्रल रीजन के जो मेंबर्स थे फ्रॉम द भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एंड रीवा रीजन के, उनके प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। पंडित रविशंकर शुक्ला, सिद्ध गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह, गज गोपी कृष्ण, विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय एंड ठाकुर लाल सिंह। इन्होंने सेंट्रल स्टेट को, जो हमें सेंट्रल प्रोविजन थी, उनको रिप्रेजेंट किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।